दोस्तों, एक्सपेरिमेंट विथ पीपल बुक समरी पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 3, समूह हमारे नैतिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि साथियों का दबाव एक चीज है। हमारे जीवन में किसी न किसी बिंदु पर हर किसी को किसी न किसी क्षमता में एक समूह के साथ जाने का दबाव महसूस हुआ है। भले ही हमने हमारे सर्वोत्तम हितों के खिलाफ काम किया हो या हमें असहज किया हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साथियों का दबाव इतना शक्तिशाली क्यों होता है? सामाजिक मनोविज्ञान जॉन डार्ले और बीब लाटेन भी इस बारे में उत्सुक थे और इसलिए 1968 में उन्होंने हमारी व्यक्तिगत नैतिकता पर एक समूह के प्रभाव को मापने के लिए एक अध्ययन किया। उनका अध्ययन 1964 में कीटी जिनोविस नामक एक युवा महिला की हत्या से प्रेरित था। कीटी 28 साल की थी जब न्यूयॉर्क शहर में उसके अपार्टमेंट भवन के बाहर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय अपार्टमेंट की इमारत में 40 से अधिक पड़ोसी मौजूद थे और बाद में उन्होंने कीटी की चीखें सुनने की सूचना दी क्योंकि वह मर गई थी। हालांकि क्योंकि वे जानते थे कि घर पर बहुत सारे अन्य लोग थे, उनमें से कोई भी उसकी मदद करने का या यहाँ तक कि पुलिस को बुलाने के लिए आगे तक नहीं आया, क्योंकि हर किसी ने मान लिया था कि कोई और मदद करेगा जिससे यह किसी और की समस्या बन जाएगी। अगर किसी पड़ोसी ने हस्तक्षेप किया होता तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कीटी की जान समय रहते बचाई जा सकती थी या उसके हमलावर को न्योता या न्याय के कटघरे में लाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि सभी ने जिम्मेदारी को पार कर लिया, कीटी अपने ही सामने के दरवाजे से कुछ फीट की दूरी पर चोटों से लहूलुहान होकर मर गई। जाहिर है डार्ले और लाटेन इन पड़ोसियों द्वारा प्रदर्शित की गई बेरहमी से भयभीत थे और उन्होंने सोचा कि क्या यह हर किसी के लिए सच होगा। इसी स्थिति में क्या हम सभी मान लेंगे कि कोई और मदद करेगा? क्या किसी समूह का प्रभाव सचमुच इतना शक्तिशाली होता है? इन सवालों का पता लगाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग में भाग लेने के लिए कॉलेज के छात्रों के एक समूह को भर्ती किया। छात्र एक दूसरे को नहीं जानते थे और प्रयोग के दौरान वे एक दूसरे को देख नहीं सके। इसके बजाय उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे से माइक्रोफोन और स्पीकर के माध्यम से बातचीत की। प्रतिभागियों की 5 या अधिक से समूह में उन्हें रखा गया और बातचीत करने और एक दूसरे को जानने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक प्रतिभागी के पास समूह में अपना परिचय देने के लिए कुछ मिनट का समय था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्रयोग में एक विषय वास्तव में एक टेप पर बजाई जा रही एक शोधकर्ता की पूर्व रिकॉर्ड की गई आवाज थी। उनके परिचय के लिए इस विषय में उल्लेख किया गया था कि वे मिर्गी से पीड़ित थे और उनके परिचय के तुरंत बाद एक नई रिकॉर्डिंग बजाई गई जिसमें युवक स्पष्ट रूप से दौरे से जूझ रहा है। प्रतिभागियों ने उसे यह कहते हुए सुना, मुझे दौरा पड़ रहा है, मुझे लगता है कि मैं मेरी मदद कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। हे भगवान, गलती, अगर कोई यहाँ मेरी मदद कर सकता है, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा। अगर फिर से ध्यान रखिए कि किसी भी प्रतिभागी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, यहाँ तक कि वे जानते थे वे वास्तविक समय में एक युवक को पीड़ित होते और मरते हुए सुन रहे थे, उनके साथ बात करने के कुछ ही क्षण बाद। तो यदि आपको अनुमान लगाना होता तो आपको क्या लगता है कि प्रतिभागियों ने क्या प्रतिक्रिया दी होगी? आप कैसे प्रतिक्रिया दोगे? क्या आप तुरंत आगे बढ़ेंगे और 911 पर कॉल करेंगे? क्या आप अपने नए परिचित को रोकने के लिए कहेंगे और उसे आश्वस्त करेंगे कि आपने मदद के लिए फोन किया है? दुर्भाग्य से हालांकि कीटी जिनोविस की कहानी इस परिदृश्य में भी दोहराई गई। केवल 40% प्रतिभागियों ने मदद की पेशकश की क्योंकि उन सभी को विश्वास था कि उनके समूह में
कोई और ऐसा करेगा। इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर डार्ले और लाटेन ने एक नया शब्द गढ़ा। उन्होंने इसे दर्शक उदासीनता प्रभाव कहा और यह शब्द आज भी व्यापक रूप से उपयोग में है। लोकप्रिय मनोविज्ञान प्रकाशन साइकोलॉजी टुडे ने अपने निष्कर्षों को यह समझाते हुए सारांशित किया है कि दर्शक प्रभाव तब होता है जब दूसरों की उपस्थिति किसी व्यक्ति की आपातकालीन स्थिति में किसी धमकाने वाले के खिलाफ या हमले या अन्य पराभव अपराध के दौरान हस्तक्षेप करने से हतोत्साहित करती है। दर्शकों की संख्या जितनी अधिक होगी, उनमें से किसी के द्वारा संकटग्रस्त व्यक्ति को सहायता प्रदान करने की संभावना उतनी ही कम होगी। संकट के समय लोगों द्वारा कार्रवाई करने की संभावना तब अधिक होती है जब बहुत कम या कोई अन्य गवाह मौजूद नहीं होता है। अध्याय 4 अंतिम सारांश। जीवन अक्सर अनिश्चित होता है, इसलिए मनुष्य के लिए यह सोचना आसान है कि यदि हम कुछ भी निश्चित रूप से जानते हैं तो हम स्वयं को जानते हैं। हालांकि लोगों के साथ सामाजिक मनोविज्ञान के प्रयोगों से पता चलता है कि यह जरूरी नहीं है कि सच हो। वास्तव में यह पूरी तरह से संभव है कि कभी कभी हम स्वयं को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जब किसी आपात स्थिति, संकट या एक निश्चित प्रकार की उत्तेजना का सामना करना पड़ता है तो मनुष्य उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे सकता जैसा हम उम्मीद करते हैं या आशा भी करते हैं। लेकिन 20वीं सदी के दौरान शोधकर्ताओं ने सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई प्रयोग किए और इन प्रयोगों ने हमें अपने बारे में और सामाजिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। हम यह भी जानते हैं कि मानव स्वभाव स्थिर या अपरिवर्तनीय नहीं है। हमारे पास नई जानकारी की अवशोषित करने और इसे अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने की क्षमता भी है। इसलिए आगे बढ़ते हुए हम स्टैनली मिलग्राम जैसे प्रयोगों में सीख सकते हैं और दर्शकों के प्रभाव और हमारे जीवन और दिमाग पर उनके प्रभाव जैसी स्थितियों से अवगत हो सकते हैं। फिर हम इस जानकारी को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि हम भविष्य में नैतिक विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, बुक समरी का पार्ट 2 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।